हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हमारा टॉपिक होने वाला है मार्केटिंग। सो मार्केटिंग से रिलेटेड आरपीएससी एपी में जो 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सबको आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन। New course for the BADM RPSC AP 2024 and 25 has been launched. आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो ऑन एबस्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन ऐप। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। द क्वेश्चन इज रूरल मार्केटिंग इज कंसर्न्ड विद द फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो रूरल मार्केटिंग है उसमें जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है वो कहाँ से कहाँ होता है। सो ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं। अर्बन टू रूरल एरियाज, सेकंड इज रूरल टू अर्बन एरियाज, थर्ड इज विद इन रूरल एरियाज एंड फोर्थ इज विद इन अर्बन एरियाज। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें दिया गया है ए, बी एंड सी। तो इसमें देखिए, जब भी हम रूरल मार्केटिंग की बात करते हैं तो रूरल एरियाज में मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं उसको हम रूरल मार्केटिंग बोलते हैं। तो रूरल मार्केटिंग में जो फ्लो है गुड्स का भी और सर्विसेज का भी वो किस तरह से होगा, वो अर्बन टू रूरल एरियाज होगा। अर्बन टू रूरल एरियाज कैसे होगा? अर्बन टू रूरल एरियाज इसलिए होगा क्योंकि रूरल एरिया में हो सकता है किसी रॉ मटेरियल की हम जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं है, वो हमें अर्बन एरिया से मंगवाना पड़ रहा है। इट इज़ पॉसिबल कि टेक्नोलॉजी हम अर्बन से रूरल लेकर के आ रहे हैं, हम रॉ मटेरियल लेकर के आ रहे हैं, राइट। तो जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो अर्बन टू रूरल होगा। इसके साथ ही ये रूरल टू अर्बन भी होगा क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो रूरल में हो रही है, तो गुड्स और सर्विसेज को हम सेल अर्बन में कर रहे हैं तो वहां भी होगा। विद इन रूरल एरियाज भी होगा, राइट। रूरल एरियाज में भी जो गुड्स का फ्लो है और सर्विसेज का फ्लो है वो होगा, लेकिन विद इन अर्बन एरियाज ओनली नहीं होगा, इसलिए डी को हम यहाँ पर एक्सक्लूड कर रहे हैं। राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इज द रिजल्ट ऑफ। तो मार्केटिंग में जो हमारा एक कंसेप्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं। तो ये किस चीज का रिजल्ट है ये हमें बताना है। ऑप्शंस में दिया गया है मॉडर्न मार्केटिंग अप्रोच, सेकंड इज मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्निक्स, थर्ड इज मॉडर्न चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फोर्थ इज मॉडर्न प्राइसिंग मेथड्स। सो बहुत ही इजी है इस क्वेश्चन को आंसर करना। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्यों? क्योंकि मार्केट सेगमेंटेशन किस चीज का रिजल्ट है? इट इज अ रिजल्ट ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग अप्रोच। मॉडर्न मार्केटिंग अप्रोच में हम फोकस करते हैं कि जो भी हमारे कंज्यूमर हैं उन्हें हम कॉमन नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर डिवाइड करें, राइट। हम अपने एंटायर मार्केट को, जो कंज्यूमर्स हैं उनकी सिमिलर नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर हम डिवाइड करें और स्पेसिफिकली फिर उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम उन्हें टारगेट करें। तो ये हम बेसिकली कहाँ करा जाता है, ये हमारी मॉडर्न मार्केटिंग अप्रोच का एक हिस्सा है। ट्रेडिशनली इतना फोकस जो है वो नहीं किया जाता था, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा मॉडर्न मार्केटिंग अप्रोच, विच इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच आर्किटेक्चर ऑफ ई कॉमर्स क्लाइंट और यूजर सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू सर्वर, राइट। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो ई कॉमर्स है उसका जो हमारा आर्किटेक्चर होता है उसमें जो क्लाइंट है जो यूज कर रहा है ई कॉमर्स को, वो कौन से आर्किटेक्चर में अपने रिक्वेस्ट को सेंड करता है टू द सर्वर। ऑप्शन है हमारे पास 2 tier आर्किटेक्चर, 3 tier आर्किटेक्चर, 4 tier आर्किटेक्चर या फिर 5 tier आर्किटेक्चर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, विच इज 2 tier आर्किटेक्चर। सो 2 tier आर्किटेक्चर में जो यूजर है, जो क्लाइंट है, वो रिक्वेस्ट सेंड करता है टू द सर्वर। इस आर्किटेक्चर में हमारे दो पार्ट होते हैं, एक क्लाइंट साइड होती है और एक सर्वर साइड होती है, राइट। तो जो क्लाइंट है वो जो उसकी रिक्वेस्ट होती है वो सर्वर के पास भेजता है और ये 2 tier आर्किटेक्चर में होता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। Next question is which of the following is not an advantage of 3 tier architecture of e-commerce। So e-commerce का हमारा जो 3 tier architecture होता है, इस आर्किटेक्चर का कौन सा एडवांटेज नहीं है ये हमें बताना है। ऑप्शंस में दिया गया है डायनामिक लोड बैलेंसिंग, सेकंड इज क्लियर सेपरेशन ऑफ यूजर इंटरफेस फ्रॉम एप्लीकेशन, थर्ड इज चेंज मैनेजमेंट एंड फोर्थ इज सर्वर लोड बैलेंसिंग। देखिए, जो सर्वर लोड बैलेंसिंग है ये हमारा एडवांटेज नहीं है 3 आर्किटेक्चर का। इसके अलावा बाकी जो 3 ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं वो तीनों ही एडवांटेजेस होते हैं 3 tier आर्किटेक्चर के। डायनामिक लोड बैलेंसिंग इसमें करी जा सकती है, यानी कि मल्टीपल सर्वर्स में जो लोड है उसको
डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है 3 टियर आर्किटेक्चर, जिससे जो लोड बैलेंसिंग है वो हो जाती है। इसके अलावा जो यूज़र इंटरफेस है उसको एप्लीकेशन से क्लियरली सेपरेट करा जा सकता है, और साथ में चेंज मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारा एप्लीकेशन लॉजिक है या फिर सर्वर है उसमें अगर फ्रीक्वेंटली कुछ अपडेट करना है तो 3 टियर आर्किटेक्चर आसानी से कर सकता है विदाउट अफेक्टिंग द अदर लेयर्स। इसलिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, बिकॉज सर्वर लोड बैलेंसिंग जो है वो कोई एडवांटेज नहीं है 3 टियर आर्किटेक्चर का ई कॉमर्स का। Next question is, in the context of mobile commerce, what is the full name or form of PDA? So PDA की full form हमें यहाँ पर बतानी है। Options यहाँ पर दिए गए हैं: Personal Digital Assistant, second is Personal Direct Application, third is Personal Dynamic Architecture, and fourth is Personal Device Automation. And please remember, यहाँ पर PDA की जो full form हमें बतानी है वो मोबाइल कॉमर्स के कंटेक्स्ट में बतानी है। हो सकता है ये चारों ही फुल फॉर्म किसी न किसी फॉर्म में किसी न किसी फील्ड में हो, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन करा गया है कि मोबाइल कॉमर्स के कंटेक्स्ट में हमें पीडीए की फुल फॉर्म जो है वो बतानी है। राइट, सो मोबाइल कॉमर्स के कंटेक्स्ट में यानी कि एम कॉमर्स के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, सो पीडीए की फुल फॉर्म हमारी होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस हमारी एक डिवाइस है जो मोबाइल कॉमर्स में यूज होती है फॉर मैनेजिंग द पर्सनल डेटा एंड इंटरेक्टिंग विद द एप्लीकेशन। तो जो भी हमारी डिवाइस होती है मोबाइल कॉमर्स में जो हमारे पर्सनल डेटा को मैनेज करती है, इसके अलावा जो भी हमारी इंटरेक्शन हो रही है वेरियस मोबाइल एप्लीकेशंस के साथ, उसको जो मैनेज करता है उसको कहा जाता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज एन ई कॉमर्स वेंडर? तो किसको हम ई कॉमर्स वेंडर ट्रीट नहीं करते हैं? चार ऑप्शन है हमारे पास: वेयर हाउस ऑपरेशंस, सेकेंड इज मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स, थर्ड इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंड फोर्थ इज कंप्यूटर्स एंड सर्विस। सो ई कॉमर्स वेंडर्स की अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स वेंडर्स में देखिए हमारा वेयर हाउस ऑपरेशंस भी आएंगे। राइट, ई ठीक है। इसके अलावा मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स भी इसका हिस्सा होते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी हमारी ई कॉमर्स वेंडर से रिलेटेड है। लेकिन हमारे जो कंप्यूटर्स एंड सर्वर हैं ये ई कॉमर्स वेंडर नहीं है। दिस इज बेसिकली द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ई कॉमर्स, नॉट वेंडर्स। ये हमारे वेंडर्स नहीं है। राइट, वेंडर्स हमारे हो जाएंगे जो वेयर हाउस रिलेटेड ऑपरेशंस हो गए या मार्केटिंग रिलेटेड प्रोग्राम्स हो गए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ये हमारे वेंडर्स का हिस्सा है। लेकिन कंप्यूटर एंड सर्विस देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट वेंडर। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट? हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। चार ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं: स्मॉल बिजनेसेस आर लेबर ओरिएंटेड, सेकंड इज स्मॉल बिजनेसेस आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल रिसोर्सेज, थर्ड इज द registration of small businesses is voluntary, and fourth is the managers are usually owners of small businesses। तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर बतानी है। देखिए यहाँ पर क्या क्या बातें करी जा रही हैं, अगर हम इन्हें अच्छे से पढ़ें तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो लेबर ओरिएंटेड होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है। नई टेक्नोलॉजी को इतनी आसानी से वो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि रिसोर्सेज उनके पास कम होते हैं। राइट, टेक्निकल नो हाउ की उनके पास कमी होती है। तो लेबर ओरिएंटेड जनरली हमें स्मॉल बिजनेसेस देखने को मिलते हैं। राइट, इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो वॉलंटरी होती है। तो ऐसा नहीं है, आपका बिजनेस चाहे स्मॉल हो चाहे बिग हो, राइट, आपको जो नेसेसरी रजिस्ट्रेशन है वो तो करानी ही पड़ती हैं। तो ये भी हमारी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट नहीं है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि जो मैनेज कर रहा होता है स्मॉल बिजनेस को जनरली वही ओनर होता है। तो ये भी हमें फ्रिक्वेंटली स्मॉल बिजनेसेस में देखने को मिल जाता है, जहां पर जो मैनेजर्स हैं जो जनरली बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं वही उसके ओनर्स होते हैं। तो ये चीज़ भी फ्रिक्वेंटली हमें स्मॉल बिजनेसेस में देखने को मिलती है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में जो बात करी गई है कि स्मॉल बिजनेसेस आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल रिसोर्सेज, ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर गलत है। जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो बेसिकली इंटरनल रिसोर्सेज पर, जो उनके लोकल रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। उनकी एक्सटर्नल रिसोर्सेज के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम होती है। इंटरनल रिसोर्सेज का यहाँ पर मतलब है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं, सो आपका बिजनेस ज्यादा किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि आपकी अपनी स्किल्स कितनी हैं।
आपके पास इंटरनल रिसोर्सेज कितने हैं, जो भी इंप्लॉइज आपके पास है जिनसे आप काम करा रहे हैं उनके पास स्किल कितनी है, आपके पास जो फंड्स हैं अपने वो कितने हैं, इसके ऊपर ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करेंगी एक स्मॉल बिजनेस की। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो जाते हैं उसके ऊपर उतना इफेक्ट नहीं करेगा, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज है, राइट, टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, इसके अलावा जो लेट्स सपोज वर्ल्ड इकोनॉमी की सिचुएशन है उसके ऊपर उतना स्मॉल बिजनेस डिपेंड नहीं करता है, वो इंटरनल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। ऑल्दो एक्सटर्नल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस है लेकिन ज्यादा डिपेंडेंसी इंटरनल रिसोर्सेज के ऊपर होती है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स में कौन सी जो ट्रांजेक्शन ऑटोमेशन है वो इंक्लूड नहीं करी गई है। ऑप्शन है हमारे पास बी टू सी, बी टू बी, ए टू ई एंड सी टू सी। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए टू ई ये हमारे ई कॉमर्स का हिस्सा नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर हैं जैसे कि बी टू बी विच इज बिजनेस टू बिजनेस, राइट, जो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं, बी टू सी जो बिजनेस टू कंज्यूमर होती है जो हम अक्सर देख रहे होते हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम बिजनेस टू कंज्यूमर में ही एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इसके अलावा कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी हमें ई कॉमर्स में देखने को मिलता है, लेकिन एप्लीकेशन टू एम्प्लॉयर ए टू ई दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स कैटेगरी। तो हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है वो हमें यहाँ पर बताना है, राइट। ऑप्शंस में हमारे पास दिया गया है दे हैव अ हाई यूनिट प्राइस, सेकंड इज कंज्यूमर्स डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी फॉर दीज प्रोडक्ट्स, राइट। Third is generally consumers have complete knowledge of these products, and fourth is they are generally not affected by फैशन। सो हमें बताना है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए जो हमारे कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स होते हैं उनका हाई यूनिट प्राइस नहीं होता है, इन प्रोडक्ट्स का लो यूनिट प्राइस होता है, राइट। तो जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे लो प्राइस्ड होते हैं, फ्रीक्वेंटली परचेज्ड आइटम्स होती हैं, मिनिमल एफर्ट हम कंज्यूमर का लगता है इनको परचेज करने में, विच कॉन्ट्रास्ट विद द हाई यूनिट प्राइस। तो लो यूनिट प्राइस यहाँ पर इनका होता है, ये आपने याद रखना है। जो प्राइस है, राइट, जो यूनिट प्राइस है वो हमारा यहाँ पर लो होता है इन केस ऑफ कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। इसके अलावा देखिए जो ब्रांड लॉयल्टी है वो इतनी कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स में देखने को नहीं मिलती है। कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो हम डेली रोजमर्रा की जरूरतों के लिए यूज करते हैं, तो जनरली ब्रांड लॉयल्टीज यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं। जो कंप्लीट नॉलेज जनरली प्रोडक्ट्स का कंज्यूमर्स को रहता ही है, तो ये बात यहाँ पर सही है, राइट। और जनरली फैशन के द्वारा ये अफेक्टेड नहीं होते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइंग डिसीजन प्रोसेस स्टार्ट्स विद। तो बाइंग डिसीजन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है। हमारे ऑप्शंस हैं सर्चिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकंड इज नीड रिकॉग्निशन, थर्ड इज इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स एंड फोर्थ इज ब्रांड इमेज, राइट। सो बाइंग डिसीजन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारा पहला स्टेप होता है दैट इज प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना होता है, नीड को रिकॉग्नाइज करना होता है। सेकंड हमारा स्टेप आता है इंफॉर्मेशन सर्च, हम इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। तीसरा आता है इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। फोर्थ हमारा स्टेप आता है परचेज डिसीजन। एंड फिफ्थ हमारा जो स्टेप है इसमें वो है पोस्ट परचेज बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी ये प्रोसेस, ये स्टार्ट हो रही है ऑप्शन नंबर 2 से, विच इज द नीड रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स। तो यहाँ पर हमें बताना है कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स का कौन सा एलिमेंट जो है वो नहीं है। ऑप्शंस है हमारे पास एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, प्राइसिंग एंड पब्लिक रिलेशंस, राइट। सो मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स का कौन सा एलिमेंट नहीं है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स में हमारी एडवर्टाइजिंग आती है, पर्सनल सेलिंग आती है, पब्लिक रिलेशंस आता है, पब्लिसिटी आती है, वर्ड ऑफ द माउथ मार्केटिंग आती है, डायरेक्ट मार्केटिंग आती है, बट प्राइसिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स, राइट। इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया, इसके अलावा सेल्स प्रमोशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स, राइट, लेकिन प्राइसिंग इसका हिस्सा नहीं है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैगमार अप्रोच इज रिलेटेड टू, तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो डैगमार अप्रोच है ये किस चीज से रिलेटेड है। सो बहुत ही फेमस अप्रोच है अगर हम मार्केटिंग के कंटेक्स्ट की बात करें। सो डैगमार अप्रोच आई एम श्योर आपने ये पढ़ी भी होगी और इसके बारे में सुना भी होगा। तो ये किससे रिलेटेड है, राइट। यहाँ पर ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं, सेल्स फोरकास्टिंग, एडवर्टाइजिंग, प्राइसिंग एंड मार्केट सेगमेंटेशन। सो डैगमार अप्रोच जो है ये हमारे रिलेटेड है एडवर्टाइजिंग से, जिसकी फुल फॉर्म होती है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। एक हमारा मेथड है जिसके थ्रू हम क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के टू मेजर देयर सक्सेस। इसमें कुछ स्टेप्स हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी अवेयरनेस, राइट। अवेयरनेस के बाद हमारा जो सेकंड स्टेप इसमें आता है दैट इज बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कन्विक्शन, एंड कन्विक्शन के बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है एक्शन। तो ये हमारे स्टेप्स यहाँ पर होते हैं डैगमार अप्रोच में, जिसकी फुल फॉर्म है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। सो कौन सी यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है ये हमें बताना है। ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं। मार्केट रिसर्च इज अ वाइडर टर्म इन कंपैरिजन टू मार्केटिंग रिसर्च, right? Second is sales promotion is a part of marketing research. Third is marketing research provides solutions to marketing problem. And fourth is marketing research is a scientific study of entire marketing activities. तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर बोला गया है, हमें बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी। तो यहाँ पर बोला गया है कि मार्केट रिसर्च इज अ वाइडर टर्म इन कंपैरिजन टू मार्केटिंग रिसर्च, राइट। लेकिन एक्चुअल में इसका उल्टा है। जो मार्केटिंग रिसर्च है दैट इज बेसिकली अ ब्रॉडर टर्म एज बिकॉज इट आल्सो इंक्लूड्स द मार्केट रिसर्च, राइट। सो मार्केटिंग रिसर्च हमारा एक बड़ा स्पेयर है, आप इसको मार्केटिंग रिसर्च बोल सकते हैं, राइट। इसके अंदर हमारा जो मार्केट रिसर्च है वो बेसिकली आता है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है। बाकी जो यहाँ पर चीजें हैं वो हमारी यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट दी गई हैं, क्योंकि देखिए जो सेल्स प्रमोशन की रिसर्च है ये मार्केटिंग रिसर्च में आती है। इसके अलावा मार्केटिंग रिसर्च मार्केटिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस भी देती है। इसके अलावा जो मार्केटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसी को मार्केटिंग रिसर्च बोला जाता है। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो देखिए कंज्यूमर बिहेवियर को बहुत सारे फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं, बहुत सारे पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, सोशल फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास प्रोफेशन, परसेप्शन, एज एंड एजुकेशन, राइट। तो अगर हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो जो परसेप्शन है इट इज बेसिकली साइकोलॉजिकल फैक्टर। इसके अलावा अगर हम प्रोफेशन, एज और एजुकेशन की बात करें तो ये हमारे डेमोग्राफिक या फिर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Next question is a company sells a product or service at two or more prices that do not reflect a proportional difference in cost is known as। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर रही है दो या दो से ज्यादा प्राइसेस पे जो प्रोपोर्शनल डिफरेंसेस इन कॉस्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। तो इसको हम कौन सी प्राइसिंग बोलेंगे। हमारे ऑप्शन है प्राइस स्कीमिंग, कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या फिर चैनल प्राइसिंग। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो जब एक कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को डिफरेंट प्राइसेस पे सेल करती है विदाउट प्रोपोर्शनल कॉस्ट डिफरेंसेस, इसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट जो प्राइसेस है उनको हम बेसिकली जो है वो चार्ज कर रहे हैं, राइट। यानी कि डिफरेंट एरियाज में जब हम जा रहे हैं, डिफरेंट एरियाज को, डिफरेंट कंज्यूमर्स को जब हम टारगेट कर रहे हैं तो डिफरेंट प्राइसेस हमारे वहाँ पर चार्ज हो रहे हैं। जैसे कि ए एरिया में अगर हम एक 10 रुपए का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर एरिया बी में कोई डिफरेंस आ रहा है वहां पर हम 15 रुपए में प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, दिस इज द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। Next question is which concept of marketing pays attention to the social, ethical and ecological aspect of marketing। So marketing के हमारे बहुत सारे concepts हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मार्केटिंग का वो कौन सा कंसेप्ट है जो सोशल, इथिकल और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है मार्केटिंग का उसके ऊपर फोकस करता है, उसको अटेंशन देता है। ऑप्शन है हमारे प्रोडक्ट कंसेप्ट, सोसाइटल कंसेप्ट,
सेलिंग कंसेप्ट एंड प्रोडक्शन कंसेप्ट। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2 विच इज सोसाइटल कंसेप्ट। सोसाइटल कंसेप्ट जो है ये इंटीग्रेट करता है मार्केटिंग एक्टिविटीज में सोशल, इथिकल और इकोलॉजिकल कंसिडरेशन को, ताकि हम ब्रॉडर सोसाइटी पे ध्यान दे सकें, हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी ध्यान दें, हम ओवरऑल जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है उसके ऊपर भी फोकस करें। ये हमारा बताता है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। हेंस आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेडिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ग्रेडिंग है एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का, राइट। तो ये किस चीज की प्रोसेस है? ऑप्शन है हमारे पास इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, इवेल्युएशन ऑफ प्रोडक्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। सो ग्रेडिंग में हम करते क्या हैं बेसिकली? ग्रेडिंग बेसिकली इन्वॉल्व्स क्लासिफाइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैटेगरीज, राइट। जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड करने को, क्लासिफाई करने को हम ग्रेडिंग कहते हैं। और ये क्लासिफिकेशन हम करते हैं बेस्ड ऑन द क्वालिटी, साइज या फिर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स विच एड्स इन स्टैंडर्डाइजेशन, जो हमारी स्टैंडर्डाइजेशन में हेल्प कर सकें, उसके लिए क्वालिटी, साइज या फिर और किसी यूनिक जो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्वालिटी है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट कैटेगरीज में जब क्लासिफाई कर देते हैं, सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड द ग्रेडिंग। और ग्रेडिंग करी किस लिए जाती है? ग्रेडिंग करी जाती है ताकि हमें स्टैंडर्डाइजेशन में हेल्प हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि मार्केटिंग मिक्स का पार्ट कौन सा नहीं है। ऑप्शन है प्रोडक्ट, प्राइस, पब्लिसिटी या फिर प्लेस। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पब्लिसिटी इज नॉट ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में हमारे 4 P's आते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। जो पब्लिसिटी है ये हमारे प्रमोशन मिक्स का पार्ट है, ना कि मार्केटिंग मिक्स का, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पब्लिसिटी। Next question is generally the sales promotion techniques are useful in। तो sales promotion techniques कहाँ पर useful होती हैं? ऑप्शंस हैं हमारे mature markets, new markets, डाउटफुल मार्केट्स या फिर इमेच्योर मार्केट्स। तो सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स होती क्या हैं जो जनरली हम यूज करते हैं जब हमें शॉर्ट टर्म में अपनी जो सेल्स है उसको इंक्रीज करना होता है, जैसे कि हम डिस्काउंट देते हैं, राइट। इसके अलावा हम कुछ टोकन्स दे देते हैं या फिर हम कोई कूपन दे रहे हैं। तो ये चीज़ें जब हम प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर्स को, इसको सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स कहा जाता है। और ये जनरली हाँ यूजफुल होती हैं मेच्योर मार्केट्स में। तो सेल्स जो प्रमोशन टेक्निक्स हैं इनका यूज हम मेच्योर मार्केट्स में करते हैं टू मेंटेन और इंक्रीज द मार्केट शेयर एज पोटेंशियल फॉर न्यू कस्टमर्स डिमिनिशेस, राइट। सो नए मार्केट्स, जो नए कस्टमर्स हैं, उनको ऐड करने का जो पोटेंशियल होता है जब बिल्कुल गिर जाता है, उस टाइम पर कंपनीज डिस्काउंट देना स्टार्ट करती हैं। ये कब होता है? जब मार्केट मैच्योर हमारा हो चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉपुलर हेयर कटिंग सैलून इज कंसिडर एज। सो एक हेयर कटिंग सैलून है जो काफी पॉपुलर है, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? ऑप्शंस है हमारे पास स्पेशलिटी प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट, कन्वीनियंस प्रोडक्ट या फिर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। तो देखिए एक पॉपुलर हेयर सैलून जो होगा इसको हम एक स्पेशलिटी प्रोडक्ट की तरह देखेंगे, राइट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट या सर्विस कौन होती है? वो हमारे कंज्यूमर गुड्स या सर्विसेज होते हैं विच हैव सर्टेन स्पेशल फीचर्स बिकॉज ऑफ सम पीपल मेक स्पेशल एफर्ट्स इन देयर परचेज, राइट। तो यहाँ पर क्या बात करें, अगर यहाँ पर सिंपल हेयर कटिंग सैलून की बात करी गई होती तो वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट नहीं होती या फिर स्पेशलिटी सर्विस नहीं होती। ये स्पेशलिटी सर्विस क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पर एक पॉपुलर हेयर कटिंग सैलून की बात कर रहे हैं जहां पर कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर जो है वो कंटेन्ड है, राइट। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो हमें यहाँ पर बताना है कि सेल्स फोरकास्टिंग के कंटेक्स्ट में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। ऑप्शंस है हमारे पास, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड इज इट इज कंसर्न्ड विद प्रेडिक्टिंग फ्यूचर लेवल्स ऑफ डिमांड, थर्ड इज इट इज एन एग्जैक्ट साइंस एंड फोर्थ इज इट कंसिडर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स, राइट। तो देखिए अगर हम सेल्स फोरकास्टिंग की बात करें तो जो मार्केटिंग हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस्ड होती है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा जो हमारी डिमांड होती है, डिमांड को प्रेडिक्ट करने के लिए हम सेल्स फोरकास्टिंग का यूज करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जैसे कि रॉ मटेरियल है उसके प्राइसेस हैं, जो इन्फ्लेशन है, राइट, जो हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जो हमारे गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इसके अलावा टेक्नोलॉजी है, इनको कंसिडर करके ही हम सेल्स फोरकास्टिंग करते हैं।
राइट। बट इसके अलावा एक और यहाँ पर स्टेप दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, इट इज एन एग्जैक्ट साइंस। ऑल्दो सेल्स फोरकास्टिंग इज अ साइंस, बट इट इज नॉट एग्जैक्ट साइंस लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, राइट। राइट, तो फिजिकल साइंसेस की तरह, नेचुरल साइंसेस की तरह ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्समैनशिप इज द एबिलिटी टू चेंज ह्यूमन डिजायर्स इनटू ह्यूमन। तो देखिए जो सेल्समैनशिप होती है, इसमें जो इसमें ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि द एबिलिटी टू चेंज, सेल्समैनशिप एक एबिलिटी है जिसमें ह्यूमन डिजायर्स को कन्वर्ट किया जाता है ह्यूमन कैरेक्टर में, ह्यूमन नेसेसिटी में, ह्यूमन नेचर में, या फिर ह्यूमन माइंड में। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज ह्यूमन नेसेसिटीज। तो सेल्समैनशिप क्या है, मान लो देखिए कोई ह्यूमन का डिजायर है, वो कोई पर्टिकुलर चीज चाहता है लेकिन वो उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो सेल्स पर्सन का काम क्या है कि जो ये डिजायर है एक ह्यूमन का, कंज्यूमर का जो ये डिजायर है, इसको वो नेसेसिटी में कन्वर्ट कर दे। राइट, कैसे? बाय इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर परसेप्शन क्रिएटिंग डिमांड। सो डिमांड को क्रिएट करना और कंज्यूमर की परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करना, ये काम होता है एक सेल्स पर्सन का, जिसमें जो ह्यूमन का डिजायर है उसको उसके नेसेसिटी में बदल दिया जाता है ताकि वो उस प्रोडक्ट की डिमांड करे और उसे परचेज कर ले। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लार्ज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक लार्ज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायर्ड होती है इन केस ऑफ हाई प्राइस्ड गुड्स, लो प्राइस्ड गुड्स, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स, या फिर टेक्निकल कस्टमर्स। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए जब भी सेलिंग प्राइस, जब भी हम लो प्राइस गुड सेल करते हैं, तो ये बेसिकली कंपनी नीड्स टू रीच ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स टू जनरेट सिग्निफिकेंट सेल्स वॉल्यूम which necessitates larger sales teams to cover a wider market, राइट। तो अगर हमें एक लार्जर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कब चाहिए, यानी कि जो हमारे इंप्लॉयज हैं वो ज्यादा कब होने चाहिए, जब हम लो प्राइस्ड गुड सेल कर रहे हैं। जैसे लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर कंपनी है, वो राइस सेल करती है, राइट। या फिर अगर हम इसमें एक और एग्जांपल है, लेट्स सपोज जो टूथपेस्ट है वो सेल करती है। तो अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, टूथपेस्ट हो गया, जो राइस हो गया, जो डेली रोजमर्रा की हमारी चीजें हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, राइट। तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनको आप देखोगे तो ये बड़े से बड़े मॉल में भी मिल जाएंगे, ये छोटी से छोटी मोहल्ले की शॉप में भी मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर जब इस तरह के प्रोडक्ट्स को कंपनीज को सेल करना है तो उसे क्या चाहिए, एक लार्जर टीम चाहिए सेल्स की, राइट। तो एक लार्ज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है जब हम लो प्राइस्ड गुड्स को सेल कर रहे होते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेनिट्रेशन प्राइसिंग मेथड इज मोर सक्सेसफुल इफ। तो जो हमारा पेनिट्रेशन प्राइसिंग मेथड होता है ये ज्यादा सक्सेसफुल कब होता है? पेनिट्रेशन प्राइसिंग में हम करते क्या है, जब इनिशियल लेवल के ऊपर जो हमारा प्राइस है प्रोडक्ट का, उसको हम कम चार्ज करते हैं, राइट। ऑप्शन है हमारे पास, द कंज्यूमर्स आर नॉट प्राइस सेंसिटिव, second is the consumers are price sensitive, third is the price has a low elastic market, and fourth is the product has zero elastic market। so इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए हमारा जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग मेथड है ये कब काम करता है, जब हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, राइट, वो प्राइस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि थोड़ा सा प्राइस में चेंज होने से ही उनकी जो परसेप्शन है, जो डिमांड है, वो इम्पैक्ट हो जाती है। तो इस सिनेरियो में अगर हम कम प्राइस चार्ज करेंगे, सो ज्यादा डिमांड ऑब्वियसली आएगी, तो हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। सो जब हमारा जो कंज्यूमर है वो प्राइस सेंसिटिव है, उस केस में पेनिट्रेशन प्राइसिंग मेथड ज्यादा सक्सेसफुल होगा। Next question is professional observers who pose as customers and interact with company's service personals are well known as। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसे प्रोफेशनल ऑब्जर्वर्स जो कस्टमर की तरह एक्ट करते हैं और कंपनी की जो सर्विस पर्सनल होते हैं उसके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है हमारे पास, मिस्ट्री शॉपर्स, सीक्रेट एजेंट्स, सीक्रेट कस्टमर्स एंड एनालिटिकल कस्टमर्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा मिस्ट्री शॉपर्स। मिस्ट्री शॉपर्स कुछ प्रोफेशनल ऑब्जर्वर्स होते हैं, राइट, जो कस्टमर सर्विस होती है वो उसको इवेल्युएट करते हैं, राइट, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है उसको इवेल्युएट करते हैं बाय पोजिंग देमसेल्फ एज एन ऑर्डिनरी कस्टमर, राइट, एंड दे आल्सो इंटरेक्ट विद द कंपनी सर्विस पर्सनल। तो इस तरह के जो हमारे प्रोफेशनल ऑब्जर्वर्स होते हैं उनको मिस्ट्री शॉपर्स कहा जाता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। Next question is installment offers, discount, gifts and free samples are part of।
तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इंस्टॉलमेंट ऑफर्स होते हैं, डिस्काउंट्स होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं, या फ्री सैंपल्स कंपनी प्रोवाइड करती है, ये किसका पार्ट है? मैंने आपको एक एग्जांपल भी इसका पीछे दिया था। ऑप्शन है एडवर्टाइजिंग, इंटीग्रेटेड एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, या फिर गुरिल्ला एडवर्टाइजिंग। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, विच इज सेल्स प्रमोशन। राइट, मैंने आपको पहले भी बताया कि सेल्स प्रमोशन में वो टेक्निक्स हम यूज करते हैं जहां पर इमीडिएट परचेज हो, हमारी इमीडिएट सेल्स जो है वो बूस्ट हो। राइट, जहां पर कंपनीज डिस्काउंट प्रोवाइड करती है, कूपन प्रोवाइड करती है, गिफ्ट्स प्रोवाइड करती है, या फिर कई बार वाई वन गेट वन फ्री इस तरह के ऑफर्स चलाती है, या फ्री सैंपल्स बांटती है, तो इसको हम सेल्स प्रमोशन बोलते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। Next question is a strategy for company growth by increasing sales of existing products in the existing market segments without changing the product is known as। तो जब एक कंपनी जो अपनी सेल्स है उसको इंक्रीज करना चाह रही है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ ही, एग्जिस्टिंग मार्केट में ही, एग्जिस्टिंग मार्केट सेगमेंट में ही, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है हमारे पास मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, या फिर डाइवर्सिफिकेशन। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विच इज मार्केट पेनिट्रेशन। तो इसमें कंपनी एग्जिस्टिंग मार्केट्स में इंटेंसिफाई करती है अपने मार्केट एफर्ट्स को, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ। इसमें जो प्रोडक्ट की एक्सेसिबिलिटी है उसको इंप्रूव करा जाता है, जो एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स हैं बहुत ज्यादा करे जाते हैं, कंपनी एग्रेसिवली सेल्स करने की कोशिश करती है। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी को कहा जाता है मार्केट पेनिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज इन विच अ प्रोडक्ट सेल स्टार्ट क्लाइंबिंग क्विकली। तो ऐसी कौन सी हमारी स्टेज होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जहां पर जो सेल्स है वो क्विकली क्लाइंब करती है? तो जो हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो कुछ इस तरह का होता है। राइट, हमारी इंट्रोडक्शन आता है, फिर अब ग्रोथ आती है, फिर मेच्योरिटी, एंड देन डिक्लाइन। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी स्टेज है जहाँ पर इमीडिएटली हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स इंक्रीज होती है? तो वो हमारी ग्रोथ स्टेज होती है जहाँ पर हमारी जो सेल्स है वो क्लाइम होती हुई हमें नजर आती है। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट में एक एक्सेप्टेंस जो है वो प्रोडक्ट को लेकर के आ चुकी होती है। Next question is a distribution system in which a single firm set up two or more marketing channels to reach one or more customer segments is known as। तो ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें एक सिंगल फर्म दो या दो से ज्यादा मार्केटिंग चैनल्स को सेटअप करती है ताकि डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट तक वो पहुंच सके? ऑप्शंस है हमारे पास मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, second is horizontal marketing system, third is vertical marketing system, and fourth is franchise system। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जो हमारा मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें दो या दो से ज्यादा मार्केटिंग चैनल्स को कंपनी यूज करती है ताकि डाइवर्स कस्टमर सेगमेंट्स तक वो इफेक्टिवली पहुंच सके। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। Next question is the major logistics functions include warehousing, transportation, logistics, information management and। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारे लॉजिस्टिक्स फंक्शन होते हैं, राइट, लॉजिस्टिक्स फंक्शन हमारे कौन से होते हैं जिसमें जो हमारा फ्लो है, राइट, बेसिकली जो फ्लो है गुड्स का उसको हम इसमें मैनेज करते हैं। राइट, फ्रॉम रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल से लेकर के जो हमारा फाइनल कंज्यूमर है उस तक गुड्स को पहुंचाने तक जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उसमें जो फ्लो ऑफ गुड्स हो रहा है उसको हम मैनेज करते हैं, वो हमारे लॉजिस्टिक्स फंक्शन होते हैं। तो इसमें हमारी वेयर हाउसिंग आएगी, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, लॉजिस्टिक्स आएगा, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट आएगा, इसके अलावा क्या आएगा? सेलिंग, पैकेजिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, या फिर एडवर्टाइजिंग। सो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड क्या होगा? ऑब्वियसली इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने आरपीएससी एपी के एग्जाम के मार्केटिंग से रिलेटेड 30 एमसीक्यूज को यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी अपने एग्जाम के लिए हुई होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।